समय 3 दिन से राजनीतिक उथल पुथल चली हुई है। वहाँ पर एनसीपी में फूट जैसी खबरें मीडिया के ज़रिए और तमाम तरह से हासिल हो रही हैं, और ये फूट जो है उसमें एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की तरफ से हुई है। अजीत पवार अपनी पार्टी के यानी एनसीपी के ज़्यादातर विधायकों को 40 से ज़्यादा विधायक बताए जा रहे हैं, उनको साथ में लेकर के महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना से जो टूटे हुए ग्रुप था शिंदे ग्रुप, उसके साथ सरकार में शामिल हो गए हैं। और अजीत पवार के 9 लोगों को, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनाए गए महाराष्ट्र में, और अजीत पवार के साथ में उनके 9 लोगों को मिनिस्टर बनाया गया है। अब यहाँ पर मीडिया में बड़े बड़े हमारे यहाँ के पत्रकार उसका विश्लेषण कर रहे हैं और बड़ी बड़ी चर्चाएं भी हो रही हैं, और इसको कई नज़रिए से वो लोग बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। सबका जो नज़रिया है वो पॉलिटिकल है पूरी तरह से, और उसमें जैसा खबरें दिखाना होती हैं, जो बता दिया जाता है, गाइडलाइन जारी कर दी जाती है या व्हाट्सएप पर मैसेज भेज करके सूचना दे दी जाती है कि इस तरह की लाइन आपको रखना है और इस लाइन पे चर्चा करनी है, तो उसी तरह की खबरें टेलीविज़नों पे देखने को मिल रही हैं जो बड़े चैनल्स हैं। यूट्यूब चैनल्स पर भी इस पर काफ़ी जो लोग हैं जो यूट्यूब चैनल्स पर काम करते हैं, उनकी तरफ से भी इस पर रिपोर्ट बनाई जा रही है। अब मसला ये है कि महाराष्ट्र में जो ये बड़ा उलटफेर हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र टारगेट क्यों है, पहले तो ये समझें आरएसएस और बीजेपी के लिए महाराष्ट्र बहुत अहम क्यों है। उसकी बहुत जो इम्पोर्टेंट वजह है वो ये है कि गुजरात के बाद महाराष्ट्र ऐसा प्रदेश है जो राजनीतिक पार्टियों को सबसे ज़्यादा पैसा देता है। महाराष्ट्र देश की सरकार को टैक्स की शक्ल में सबसे ज़्यादा वहाँ से पैसा मिलता है। अकेले मुंबई से भारत के आधे से ज़्यादा जो टैक्स है सिर्फ मुंबई से जमा होता है। तो महाराष्ट्र में फिल्म इंडस्ट्री है, महाराष्ट्र में शुगर मिल्स है, महाराष्ट्र में सीमेंट का कारोबार है, महाराष्ट्र में फ्रूट का कारोबार है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से धन की उगाही होती है। फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा पैसा हासिल होता है, और रियल इस्टेट से और शुगर मिल्स से। तो महाराष्ट्र इसलिए इम्पोर्टेंट है राजनीतिक पार्टियों के लिए और आरएसएस और बीजेपी के लिए। गुजरात में चूँकि व्यापारी लोग हैं, धन्ना सेठ हैं, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, अब वो भी वहाँ गुजरात से महाराष्ट्र में जाकर के कारोबार करते हैं। कोई फिल्म प्रोड्यूसर है, कोई फिल्म फाइनेंसर है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई बिल्डर है। तो गुजरात की जो लॉबी है वो महाराष्ट्र में बहुत मजबूत और ताकतवर है। अब यहाँ पर जो बात अहम है वो ये है कि एनसीपी में जो अभी ये बगावत हुई है, ये टूट फूट हुई है, उसमें लोग कह रहे हैं कि ये शरद पवार की राजनीति इससे ख़त्म हो गई और शरद पवार इसमें बहुत नुकसान में जाएंगे, और ये एक अजीत पवार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। और शरद पवार जो जिनको के चाणक्य कहा जाता है राजनीति का, यहाँ वैसे हमारे यहाँ किसी को कोई भी उपाधि देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो फ्री की है। किसी को भी आप भगवान बना दें, किसी को आप महानायक बना दें, किसी को भी आप चाणक्य बना दें, कोई उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। खैर, असल में यहाँ पर कोई भी जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो इसको संजीदगी के साथ या बारीकी के साथ जो घटना हुई है उसका पोस्टमार्टम नहीं कर पा रहे हैं। 4-5 दिन पहले, 6 दिन पहले, यानी 1 सप्ताह के अंदर ही मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। वहाँ पर वो नाम लेकर के एनसीपी का बताते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले एनसीपी ने किए हुए हैं, और फिर वो एक ऐलान और करते हैं कि मतलब खुद के लिए कि मोदी इनको नहीं छोड़ेगा। अब ये सबको आशंका है कि 2024 के चुनाव से पहले, और बहुत मुमकिन है भी 5 राज्यों के जो चुनाव होने उससे पहले, विपक्ष के बहुत बड़े बड़े नेता काफ़ी संख्या में गिरफ्तार कर लिए जाएं ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स वगैरह की तरफ से।
चूँकि उनके खिलाफ केस चल रहे हैं। ऐसे में शरद पवार ने एक तीर से कई निशाने साध दिए और ये निशाने बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत संजीदगी के साथ, बहुत तैयारी के साथ किए गए, क्योंकि 5 दिन पहले प्रधानमंत्री ऐलान करते हैं मध्य प्रदेश में कि एनसीपी के ऊपर एनसीपी ने 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले किए हैं। वो और भी पार्टियों का नाम लेते हैं, लेकिन एनसीपी में ये बगावत हुई है, एनसीपी में टूट फूट हुई है, एनसीपी के लोग जाकर के महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हो गए, इसलिए इस पर चर्चा हो रही है। शरद पवार को अच्छी तरह से समझते हैं वो, और जो थोड़े से भी समझदार या संजीदा किस्म के लोग होते हैं वो क्या होने वाला है इसका अनुमान पहले से लगा लेते हैं। शरद पवार समझते थे कि केंद्र की सरकार या मोदी की सरकार महाराष्ट्र में इस वक्त जब से शिवसेना टूटी है तब से बीजेपी की पोजीशन बहुत ज़्यादा पुअर है, और वहाँ पर अगर चुनाव होते हैं तो 5-6 सीटें आज की तारीख में वो जीत सकते थे। अब उम्मीद ये भी की जा सकती है कि शायद 48 की 48 सीटें बीजेपी वहाँ हारे, जबकि मीडिया बता रहा है कि 48 सीटें, और हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी एक बयान है कि वहाँ पर अब बीजेपी और शिवसेना शिंदे ग्रुप मिल करके 48 की 48 सीटों पर जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है। शरद पवार ने जो निशाना साधा है उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के जितने भी लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे सबको एडजस्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब कोई भी एजेंसी उनमें से एक भी आदमी को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी, न करेगी, न पूछताछ के लिए बुलाएगी, न कोई कार्रवाई होगी, कुछ भी नहीं होगा, सबके सब बच गए। अब एनसीपी के जो भी लोग थे, अब बाई चांस जो 2 लोग बचते हैं, शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले, उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई ईडी या इनकम टैक्स या सीबीआई करती है या करता है तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा महाराष्ट्र में और देश में कि आपने और भ्रष्टाचारियों को अपने साथ मिला करके सबको बख्श दिया, सबको छोड़ दिया, और इन 2 के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये बदले की कार्रवाई है। ये सब कुछ गलत हो रहा है। दूसरे, शरद पवार उतर चुके हैं सड़कों पर। अब वो यहाँ पर जनता का जो सेंटीमेंट्स है, जो उनके अंदर लोगों के अंदर फीलिंग्स होती है, उसका वो फ़ायदा उठाएंगे और अपने आप को जाहिर करेंगे लोगों के सामने कि मैं पीड़ित हूँ, मेरे ऊपर जुल्म हुआ है, और ये जुल्म किया है भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, कि उन्होंने प्रेशर बनाया हुआ था और उस प्रेशर में मेरी पार्टी के लोग टूट करके और बीजेपी के साथ शामिल हो गए। और ये बड़ा मुद्दा बनेगा देश के अगले चुनावों में, चाहे प्रदेशों के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव। उसमें बताया जाएगा, सभी पार्टियां विपक्ष की कहेंगी कि देखें महाराष्ट्र में किस तरह से इन्होंने किया है। पहले शिवसेना को ख़त्म किया, शिवसेना के सारे एमएलए तोड़ करके अलग गुट बना करके, और उसके साथ मिलकर के बीजेपी ने वहाँ सरकार बना ली। अब एनसीपी के लोगों को, जबकि वहाँ पर बहुमत की सरकार है इस वक्त, उसे बाहरी और लोगों की ज़रूरत नहीं थी, मगर वो एक कानूनी मामला भी है, उसकी वजह से कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर शिवसेना ग्रुप के 16-17 जो एमएलए हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका है और उस पर कार्रवाई होती है और वो अयोग्य घोषित हो जाते हैं, तो उस सूरत में ज़रूरत पड़ेगी एमएलए की। अब वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी हो गई है बीजेपी की सरकार को, शिवसेना के साथ जो चल रही है, और एनसीपी के जो लोग शामिल हो गए हैं, 40 से ज़्यादा एमएलए बताए जाते हैं, अभी उसकी सही संख्या का कोई ज्ञान नहीं है। फिर भी शरद पवार ने जो राजनीति में कहा जाता है कि खेला कर दिया, वो खेला कर दिया है मोदी सरकार के साथ या मोदी के साथ। जो मोदी भ्रष्टाचार पर 2014 के चुनाव से पहले बोलते थे कि कांग्रेस ने बहुत घोटाले किए, 1,080-83 को 1,80,83 या 85 करोड़ का कोयला घोटाला, और फिर 2G घोटाला और कॉमनवेल्थ घोटाला, जो वो गिनाते थे जनसभाओं में,
और कहते थे अच्छे दिन आएंगे और कहते थे 2 करोड़ नौकरियां हम हर साल देंगे लोगों को, तो 9 साल में कुछ नहीं हुआ। आरोप लगे थे रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर कि इन्होंने डीएलएफ के साथ मिलकर के घोटाला किया, इन्होंने राजस्थान में ज़मीन घोटाला किया, इन्होंने ज़मीन हासिल की है। राजस्थान हरियाणा में बीजेपी की सरकार चल रही है लंबे वक्त से, 7-8 साल हो गए, अभी तक रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई बीजेपी की सरकार ने नहीं की। तो भ्रष्टाचार को लेकर के जो कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, तो वो कोई अहमियत नहीं रखता है, उसकी कोई संजीदगी नहीं है और उसमें कहीं दम भी नहीं होता। बात जैसे 2G घोटाला था या कोल घोटाला था, उसमें जो लोकपाल थे, क्या कौन थे वो, पहले उसने माफ़ी मांगी लिख करके कि ये कोई राय थे कि ये गलती हुई और मैंने जानबूझ करके ये कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए थे। अब जो कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है, उसके बाद शरद पवार और शिवसेना का उद्धव ठाकरे ग्रुप वो बहुत मजबूत हो गया वहाँ पर, और ये इनकी मजबूती इतनी ज़्यादा असर दिखाएगी कि महाराष्ट्र में जो 48 सीटें हैं, शायद बीजेपी को 1-2 सीट भी वहाँ पर मिल जाए तो बहुत ज़्यादा होगा। किसी भी सूरत में 5 सीटें ये क्रॉस नहीं करेंगे अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो। प्रॉब्लम ये है प्रधानमंत्री मोदी को या भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस को। आरएसएस हर सूरत में चाहती है कि केंद्र में उसकी सरकार बनी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहे, उसी से उसके पॉलिटिकल एजेंडे पूरे होते हैं। जैसे कर्नाटक की सरकार जाने से उसको बहुत भारी नुकसान हुआ, अब मध्य प्रदेश की सरकार चली जाती है तो उससे और ज़्यादा नुकसान होगा। मध्य प्रदेश में कर्नाटक से भी ज़्यादा बुरी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। चुनावों की अभी घोषणा नहीं हुई है, चुनाव की घोषणा जैसे ही होगी उस वक्त में बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ करके दूसरी तरफ शिफ्ट होंगे। सॉरी, कर्नाटक एक बड़ा राज्य था, बीजेपी की वहाँ सरकार थी, आरएसएस के लिए वहाँ खुला हुआ मैदान मिला हुआ था, उनको बहुत सारी ज़मीनें सरकार ने पट्टी पर दी हुई थी। इसके अलावा जो संघ के गुप्त शिविर चलते हैं जहाँ पर लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, उनके वो गुप्त होते हैं, ये बता दें आपको, हिडन कैंप्स होते हैं, वो कर्नाटक में लगते थे, कर्नाटक में होते थे। ये येदियुरप्पा साहब की सरकार के वक्त से वो चलते थे। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में ये सारे काम होते हैं। अब कर्नाटक से वो जा चुके हैं, मध्य प्रदेश में जाने की संभावना है, और छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, इन राज्यों में, तेलंगाना, इन राज्यों में बीजेपी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें खुद भी नहीं होंगी। असल में महागठबंधन जो बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उससे परेशान है। बीजेपी के पास कोई एक भी मुद्दा नहीं है, कोई एक चीज़ नहीं है जिसको बता करके वो जनता में जा करके वोट मांग सके कि हमने 9 साल में देश की जनता को ये दिया, ये देश के साथ हमने ये भला किया, देश में हमने ये प्रगति की है। ऐसा कुछ भी नहीं है क्या बताने के लिए। इसलिए जो महागठबंधन बन रहा है वो प्रगति की बात करेगा, भाईचारे की बात करेगा, मोहब्बत की बात करेगा, आपसी मेल मिलाप की बात करेगा, और देश की जनता के को क्या वो दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं। क्योंकि जो भारत जोड़ो यात्रा निकली है राहुल गांधी की, उसने देश की राजनीति के सारे समीकरण बदल दिए हैं। अभी जिस तरह से मणिपुर में हिंसा हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी, ये कोई चाइना नहीं है जिसके बारे में आप बात ही न करें। चीन ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मामलात को देख करके चीन का नाम नहीं लिया आपने कभी, आप बोले नहीं और कह दिया कि यहाँ कोई घुसा नहीं, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। अब मणिपुर में जो हिंसा हो रही है पिछले 2 महीने से, आपने एक शब्द नहीं बोला है मणिपुर को लेकर।
ये सब कुछ देश की जनता देख रही है। आप अमेरिका से आते हैं, इजिप्ट से आते हैं वापस और सीधे पहुंचते हैं मध्य प्रदेश चुनावी सभा करने के लिए। ये देश की जनता देख रही है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको जन सरोकार से जुड़े हुए किसी भी मामले पे कोई मतलब नहीं, जनता से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर उन्हें कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी ने जो लकीर खींची है अभी मणिपुर जाने के बाद और भारत जोड़ो यात्रा के बाद और अमेरिका की यात्रा के दौरान जो कुछ उन्होंने 200 किलोमीटर का सफ़र, वहाँ के इंटेलेक्चुअल से मुलाकात, बिना टेली प्रॉम्प्टर के लंबी तकरीरें, अब इसको छू पाना भी सत्ता पक्ष के किसी लीडर के लिए मुमकिन नहीं है किसी भी तरह से। बीजेपी बहुत बुरी तरह से इस वक्त घिरी हुई है। उनके आंतरिक सर्वे जो हो रहे हैं वो ये रिपोर्ट दे रहे हैं और जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पर सर्वे हो रहे हैं, अभी आज तक ने कल एक सर्वे किया हुआ था, उसमें 85% लोग कांग्रेस के साथ। और जो सर्वे दूसरे न्यूज़ चैनल्स वगैरह वैसे ही पोस्ट बना करके डाल देते हैं ट्विटर पे कि आपको प्रधानमंत्री के रूप में कौन पसंद है, तो उसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर बहुत पीछे हैं। यानी राहुल गांधी 65% है तो प्रधानमंत्री मोदी 20% है। प्रधानमंत्री मोदी के पास बहुत वक्त था 2014 में, जितनी मजबूती के साथ उनकी सरकार बनी थी, अगर वहाँ से वो काम करते, उनके पास एग्जीक्यूटिव्स थे, उनको वो काम में लगाते ढंग के कामों में। लेकिन उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई वो तोड़ फोड़ की पॉलिसी थी, बनाने की नहीं थी। उन्होंने बनाने की कोशिश ही नहीं की किसी चीज़ को। उन्होंने देश के अंदर अच्छा माहौल बनाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने देश के अंदर भाईचारा बनाने की कोशिश नहीं की। वो तोड़ फोड़ की राजनीति में लगे रहे शुरू से ही। उसका नतीजा ये है कि आज परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। आज राहुल गांधी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा राहुल गांधी भी कहते हैं, कई हजार करोड़ रुपया खर्च करके उनकी इमेज पप्पू की बनाने की कोशिश की और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ, टेलीविज़न पर उनके खिलाफ, नेशनल न्यूज़ चैनल्स पर उनके खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से प्रोग्राम कराए गए और उनकी इमेज को ख़राब किया। एक भारत जोड़ो यात्रा ने उनका सारा खर्चा, सारा पैसा डुबो दिया, जितना आरएसएस बीजेपी ने राहुल गांधी को पप्पू बनाने में खर्च किया था। अभी कर्नाटक के खम्मम में राहुल गांधी की का जनसभा हुई है। वहाँ जो भीड़ थी वो न पैसे से बुलाई गई थी, न उनको गाड़ियों में भर के लाया गया था, न उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया गया था। वो अपने आप आए थे और ऐसा जन सैलाब पिछले 10 साल में पहली बार किसी को देखने को मिला होगा किसी लीडर के साथ में। आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी के साथ की अगर जनसभा होती है और उसमें प्रशासनिक अमले को अगर शामिल न किया जाए कि तुम अरेंज कराओ ये गाड़ियां और लोगों को, तो उनके पास इतना तंत्र होने के बावजूद, सरकार में होने के बावजूद, राहुल गांधी की जनसभा में आने वाले जन सैलाब का वो मुकाबला नहीं कर सकते हैं। विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जो महागठबंधन की पार्टियां हैं, वो नफरत की राजनीति पे वोट नहीं मांगने जा रही हैं। वो बिल्कुल पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव मॉडल लेकर के पहुंचेंगे जनता के सामने। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे जैसा कर्नाटक में उन्होंने कहा था या किया था चुनावी भाषणों में। बजरंग दल को लेकर के बजरंगबली तक पहुंचे। अमित शाह साहब और जेपी नड्डा साहब ने कैसे कैसे भाषण दिए। जेपी नड्डा साहब ने तो कह दिया कि आप हमारी सरकार बनवाइए, नहीं तो आपके साथ आपको से प्रधानमंत्री मोदी आपकी मदद नहीं करेंगे। कुछ इसी तरह का बयान उन्होंने वहाँ दिया था। और वहाँ कर्नाटक में केंद्र की सरकार ने चावल देना बंद कर दिया है। तो ये जो बदले की सी राजनीति प्रधानमंत्री मोदी ने की और जो कार्यक्रम आरएसएस ने देश के अंदर चलाए, लिंचिंग के प्रोग्राम, नफरत के प्रोग्राम, तोड़ फोड़ के प्रोग्राम, बुलडोजर के प्रोग्राम, उससे देश की जनता ऊब चुकी है, परेशान हो चुकी है।
कोई रोजगार किसी के पास नहीं बचे। 80-85 करोड़ लोग सरकार से 5 किलो का थैला जिसमें मोदी साहब की फोटो लगी होती है उससे जीने को मजबूर है। जिस देश में 140 करोड़ की जनसंख्या है उसमें से 80-90 करोड़ लोग अपना पेट भरने के लायक न कमा पा रहे हों, तो वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं, कितनी ख़राब हैं। विश्वगुरु आप बनिए, आप कहलवाइए खुद को। 7,500 8,000 साल पहले भारत के अंदर न्यूक्लियर पावर थी, मिसाइल्स थे, इंटरनेट था। तो इस तरह की ख्याली बातें और बेमतलब की बातें आप लोगों को बताते रहिए और बहकाते रहिए। लोग बहुत देर तक, बहुत ज़्यादा वक्त तक ऐसी बातों पर खेल तमाशा देखने को जमा हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। सड़क पे अगर तमाशा हो रहा होता है, लेकिन वो उस तमाशे वाले ने क्या दिखाया, क्या किया, उसको वो भूल जाते हैं चंद कदम चलने के बाद। तो ये भूलने का वक्त आ गया। लोग अब इस नफरत की राजनीति से और जो डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स हुई है, आपने बनाने का काम नहीं किया कुछ भी। अब इससे लोग परेशान हैं। कारोबार नहीं है लोगों के पास, रोजगार नहीं है लोगों के पास, सोशल सिक्योरिटी नहीं है। किसी को कोर्ट में मारा जा रहा है, किसी को पुलिस की सुरक्षा में मारा जा रहा है, कोई जेल के अंदर मारे जा रहे हैं, कोई मतलब या तो मार दिए जाएंगे या जेलों में डाल दिए जाएंगे। कोई अगर बोलने की कोशिश करता है तो आप उसको एग्जिस्ट ही नहीं करने दे रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेताओं को आपने ठिकाने लगा दिया। मुस्लिम पॉलिटिक्स का सूपा साफ हो गया, सिरे से, बिल्कुल ज़मीन से, सतह से ख़त्म हो गई। पहले लोग होते थे, बोलते थे पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के मेंबर ही नहीं है तो बोलेंगे कहाँ से। जो बोलने का थोड़ा बहुत दमखम रखते थे, आपने इतने मुकदमे लगा दिए, बकरी चोरी, भैंस चोरी, कागज़ चोरी, कलम चोरी। ये लोग देख रहे हैं सब कुछ। और जब सर्दी पड़ती है तो सभी पे असर पड़ता है उसका, गर्मी पड़ती है सभी को महसूस होती है गर्मी है, बारिश होती है सभी को महसूस होती है। तो जो देश के अंदर माहौल है, आपने चंद लोगों को बहका करके, भड़का करके जो किया है, अब वो महाराष्ट्र में जो आपने किया है, अब ये 9 लोगों को आपने, एक रिपोर्ट हम आपको बताएंगे, 9 लोगों को आपने महाराष्ट्र की सरकार में, अजीत पवार को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन गए, उनके साथ के जो 9 लोग हैं, 9 विधायक, वो बने हैं मिनिस्टर। अब एक रिपोर्ट है, ये BBC से रिपोर्ट है, ये हम आपको बताते हैं। खबर की हेडिंग है, अजीत पवार उनके साथियों पर भ्रष्टाचार के मामलों में अब क्या होगा। और ये मानसी देशपांडे हैं, मराठी BBC के लिए काम करती हैं, लिखती हैं। उनकी एक रिपोर्ट है जो हम आपको शब्द व शब्द पढ़ के बता रहे हैं। 2 जुलाई को महाराष्ट्र में एक नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम के तहत अजीत पवार सहित NCP के 9 विधायक शिवसेना BJP शिंदे ग्रुप की सरकार में शामिल हुए। दिलचस्प यह है कि BJP ने अजीत पवार सहित इन विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन अजीत पवार अब राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। साथ ही उन्होंने अन्य विधायकों को भी मंत्री बनाया है। हालांकि इनमें से कुछ नेताओं के पीछे जांच एजेंसियां लगी हुई थी। शरद पवार से पाला बदलकर सरकार में शामिल हुए इन नेताओं पर क्या क्या आरोप लगते रहे, देखिए पूरी सूची। अजीत पवार पर क्या क्या मामले थे। अजीत पवार पर एकनाथ शिंदे की सरकार में, अजीत पवार अब एकनाथ शिंदे की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने वाले और अजीत दादा चक्की पीसेंगे जैसे बयान देने वाले देवेंद्र फडणवीस उनके बराबर ही उप मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार में शामिल हैं। हालांकि BJP की ओर से उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे, लेकिन चीनी मिलों में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच में ED का शिकंजा उन पर कसने लगा था। पिछले साल मार्च में आयकर विभाग ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के रिश्तेदारों के घर पर छापा मारा। इतना ही नहीं, आयकर विभाग ने कुछ संपत्तियों पर जब्ती भी की थी। अजीत पवार से संबंधित चीनी मिल पर जब्ती की कार्रवाई की गई थी।
इस मामले में अजीत पवार पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाए थे। सोमैया ने कहा था कि अजीत पवार का वित्तीय कारोबार अद्भुत है। किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि बिल्डरों के पास उनके और उनके रिश्तेदारों के खातों में 100 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति है। राज्य के भ्रष्टाचार निदेशक ब्यूरो ने सिंचाई घोटाले के मामले में अजीत पवार को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन मई 2020 में प्रवर्तन निदेशालय ने विदर्भ सिंचाई घोटाला मामले की नए सिरे से जांच शुरू की थी। अजीत पवार के साथ बेटे भी घिरे हैं। अच्छा, अब उनके बेटे पे क्या आरोप है? इनके सबके साथ अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी पर भी आयकर विभाग ने छापा मारा था। आयकर विभाग ने यह दावा किया था कि अजीत पवार के रिश्तेदारों पर हुई इस छापेमारी में 184 करोड़ रुपए की बेनामी वित्तीय लेन देन का पता चला है। अप्रैल 2023 में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सहकारी बैंक घोटाले के सिलसिले में ईडी ने अजीत पवार और सुनेत्रा पवार से जुड़ी कंपनियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, लेकिन उनमें अजीत पवार और सुनेत्रा पवार का नाम शामिल नहीं था। इसके बाद से ही एनसी में बगावत की चर्चा शुरू हो गई थी। इस खबर के सामने आने के बाद अजीत पवार ने सार्वजनिक तौर पर अपनी सफाई भी दी थी। छगन भुजबल 2 साल तक नहीं मिली थी जमानत। अभी छगन भुजबल ये भी मिनिस्टर बने हैं, अभी जो एनसीपी का उनके लोग हैं उनके साथ। छगन भुजबल पर 2014 के बाद से ही जांच एजेंसियों का शिकंजा कस रहा था। उन्होंने मार्च 2016 में नई दिल्ली में महाराष्ट्र सदन निर्माण के कथित गबन और बेहिसाब संपत्ति जमा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुंबई की आथा रोड जेल भेज दिया गया था। काफ़ी कोशिशों के बावजूद अगले 2 साल तक उन्हें जमानत नहीं मिली। हालांकि सितंबर 2021 में छगन भुजबल को महाराष्ट्र सदन के कथित गबन के मामले में बरी कर दिया गया था। बॉम्बे सेशन कोर्ट ने छगन भुजबल समेत 6 अन्य आरोपियों को बरी किया था। हालांकि एंटी करप्शन ब्यूरो ने कथित महाराष्ट्र सदन गबन मामले में छगन भुजबल और उनके परिवार के खिलाफ सबूत होने का दावा किया था। इस मामले के अलावा छगन भुजबल और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज हैं और उनकी सुनवाई लंबित है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ अलग मामला दर्ज किया था। इस साल जनवरी में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 2021 के अदालत के आदेशों के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर की, जिस पर सुनवाई लंबित है। भुजबल के खिलाफ मुंबई विश्वविद्यालय से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो का एक मामला विशेष अदालत में लंबित है। ये हसन मुशर्रफ है, एक और इनके ऊपर भी करप्शन के बहुत सारे आरोप हैं। 2023 में ईडी ने कोल्हापुर में एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ के आवास और केंद्रीय और फैक्ट्री पर छापा मारा था। विधायक हसन मुशर्रफ पर कोल्हापुर के कागल ने एक शुगर फैक्ट्री को अवैध रूप से चलाने का आरोप था। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि हसन मुशर्रफ के दामाद और खुद मुशर्रफ ने फैक्ट्री के जरिए 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। मार्च 2023 में हसन मुशर्रफ और उनके सीए को ईडी ने कार्यालय में बुलाकर पूछताछ की थी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मुशर्रफ की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका अप्रैल में एक विशेष अदालत ने खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी, जिसकी समय सीमा पिछले हफ्ते बढ़कर 11 जुलाई तक कर दिया गया था। उनके 3 बेटों की गिरफ्तारी पूर्व जमानत की अपील विशेष अदालत में लंबित है। एक और है अदिति तटकरे एनसीपी नेता सुनील तटकरे की बेटी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिंचाई घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो अजीत पवार के साथ सुनील तटकरे की भी जांच कर रही है। 2017 में एबीसी द्वारा दायर आरोप में तटकरे के नाम का उल्लेख किया गया था। ये अब एक और है धनंजय मुंडे, इसी तरह से प्रफुल्ल पटेल। तो ये एक लंबी फहरिस्त है जो बीबीसी की तरफ से जारी की गई है। प्रताप सरनाइक, यामिनी जाधव, भावना गावली,
ये पूरी रिपोर्ट है, आप पढ़ सकते हैं। इसी के साथ हम जो रिपोर्ट है हमारी, उसके साथ हम नीचे एक लिंक देंगे, उसमें आपको ये पूरी रिपोर्ट मिलेगी। बात यह है कि महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है, शरद पवार ने बहुत सूझबूझ के साथ ये सारा खेल खुद किया है। अपनी पार्टी के जितने लोगों की गिरफ्तारी का उनको खतरा था कि इनकी गिरफ्तारी होगी, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी और केंद्र की सरकार हमको घेरने की कोशिश करेगी, उन सबको बीजेपी की सरकार के साथ शामिल करा दिया और अपने भतीजे को बनवा दिया मुख्यमंत्री। अब भारतीय जनता पार्टी में अगर हिम्मत है तो अब उनके खिलाफ कार्रवाई करे, उनको गिरफ्तार कर ले। ईडी वाले जाएं, सीबीआई वाले जाएं, इनकम टैक्स वाले जाएं और जाकर के महाराष्ट्र में अजीत पवार के खिलाफ कार्रवाई करें, उनको गिरफ्तार करें। उन्होंने जो मंत्री बनवाए अपने खाते से, अपने एमएलए, उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको जेल में डाल दें। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तो शरद पवार ने एक तो अपनी पार्टी के लोगों को इस तरह से बचा लिया, दूसरे भारतीय जनता पार्टी को फंसा दिया, तीसरे जो सेंटिमेंट्स हैं महाराष्ट्र में लोगों के, वो उन्होंने अपनी तरफ कर लिए। अब लोग शरद पवार को भी शिवसेना की तरह, उद्धव ठाकरे की तरह पीड़ित मानेंगे कि बीजेपी ने इनके ऊपर जुल्म किया है, और जिस किसी के ऊपर भी अत्याचार होता है लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो महाराष्ट्र में ये सिचुएशन है और ये बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ पवार साहब, क्योंकि पुराने पॉलिटिशियन है, बातों को, एक एक बात को वो बहुत बारीकी से समझते हैं, कहाँ क्या होने वाला है, इन बातों को जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से, अमित शाह से वो मिलते रहते हैं और मेल मुलाकात राजनीति में रहती है, मुद्दों की लड़ाई रहती है या किसी की अपनी आइडियोलॉजी की लड़ाई रहती है। फिलहाल जो देश में एक राजनीतिक लड़ाई है वो दो विचारधाराओं की है, एक तरफ गांधी है, दूसरी तरफ गॉडसे है, एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ आरएसएस और उनका पूरा तंत्र है। अब इसमें 2024 में और उससे पहले 5 राज्यों के चुनाव होंगे। सारे नतीजे 2024 के इन 5 राज्यों के चुनाव के ऊपर निर्भर करेंगे। 5 राज्यों में जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा वो 2024 में बहुत लीड लेकर के रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के पास गिनाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जो वो बता सकें। वो बता सकते हैं कि हमने साहब सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हमने बालाकोट में पाकिस्तान के अंदर घुस कर के आतंकवादी कैंप नष्ट कर दिए थे। तो आपको बताना पड़ेगा कि चाइना अभी तक क्यों भारत के अंदर लद्दाख में बैठा हुआ है, मणिपुर क्यों जल रहा है, जनता पूछेगी इन सवालों को। अब बीजेपी के पास रास्ते बंद होते जा रहे हैं, उनके पास बचा नहीं है कुछ भी, सिर्फ बचा है कोई एडवेंचर। जैसा सत्यपाल मलिक साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये कुछ भी कर सकते हैं, चुनाव जीतने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत मुमकिन है पीओके में जो पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, 2014 में शायद 15 अगस्त के मौके पर बीजेपी के मिनिस्टर रहे, वो कश्मीर से आते हैं, नाम इस वक्त ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम अगले साल, जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा था हम अगले साल मुजफ्फराबाद में तिरंगा फहराएंगे, यानी 2015 में तिरंगा कश्मीर में फैलाएंगे, वो मुजफ्फराबाद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो हो सकता है अब ये 2024 में वहाँ तिरंगा फहराया जाए। अगर कुछ ऐसा एडवेंचर होता है कि पीओके पर कब्जा हो जाए तब तो बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। वहाँ कब्जा करना पड़ेगा और कब्जा करने के लिए पूरी बाकायदा जो सीमा है कश्मीर की, उस पर एक बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी। राजनाथ सिंह जी ने अभी बयान दिया है कि पीओके हमारा है, बिल्कुल हमारा है, तो उसे अब हमारे पास होना चाहिए। लद्दाख से चीनी सेना को वापस जाना चाहिए और मणिपुर में शांति होना चाहिए। वहाँ जो कुछ हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है। महाराष्ट्र में जो हुआ वो बीजेपी उसमें फंस गई अपने जाल में, और प्रधानमंत्री मोदी अब
किस मुंह से ये कहेंगे कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये वो खुद सोच ले और भारतीय जनता पार्टी का अपना पूरा अमला सोच ले। फिलहाल महागठबंधन जो कि बनने जा रहा है उसकी 16-17 तारीख में मीटिंग कर्नाटक में बेंगलुरु में होने वाली है। तो महागठबंधन के पास जो एजेंडा है वो नफ़रत की राजनीति पे बात नहीं करेंगे, नफ़रत की राजनीति नहीं करेंगे। ये बिल्कुल हम पहले दिन से बता रहे हैं अपनी हर रिपोर्ट में कि महागठबंधन की तरफ से हेट्स को लेकर के किसी तरह की पॉलिटिक्स नहीं होगी, डिवाइड करने वाली कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी। वो इंक्लूसिव बात करेंगे, जो प्रोग्रेसिव बात करेंगे, वो देश को जमा ताकतवर बनाने की बात करेंगे, देश में कैसे उद्योग धंधे कारोबार रोजगार ये पैदा हो इसके बारे में बात करेंगे और लोगों को समझाएंगे बताएंगे। मोदी साहब ने जो कहा था 2014 में 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे, हर साल 2 करोड़, 9 दूनी 18 करोड़ नौकरियां अब तक देना चाहिए थी, 18 लाख भी नहीं मिली है लोगों को। देश बहुत पीछे जा चुका है। अब ये जनता के ऊपर है, वो फैसले जनता लेगी और जनता का जो मूड बना हुआ है वो बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है। हर जगह से ये खबरें हैं, आप सड़क पे खड़ो जाइए, कहीं भी हिंदू मुस्लिम आबादी में किसी में भी किसी से ही बात कर लें, वो बात यही करेगा कि साहब बहुत परेशान है। तो ये परेशानी का हल 2024 के चुनावों में जनता तलाश करेगी। और क्योंकि अगर कोई तकलीफ़ होती है किसी को तो हर कोई चाहता है कि उस तकलीफ़ से उसको छुटकारा मिले। तो 2024 में उम्मीद है कि जनता माहौल को देख करके छुटकारा पाएगी। शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीचिंग न्यूज़। आपसे एक दरख्वास्त है कि सभी लोग आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहें, मिलजुल करके रहें और अपने साथ अपने जो हिंदू मुस्लिम जो एजेंडे चलाए जाते हैं उनसे दूर रहें और हिंदू मुसलमानों से, मुसलमान हिंदुओं से मोहब्बत करें, उनके साथ बैठें, खाएं पिएं, दोस्ती करें एक दूसरे से। समाज एक दूसरे के बगैर कभी नहीं चला करते हैं और समाज डंडे से नहीं चलाए जाते हैं। हाँकने वाली परिस्थितियाँ नहीं होना चाहिए कि किसी ने कह दिया कि ऐसा है ये करना है, तो वो नहीं होना चाहिए। हमारे पास अपनी अकलें हैं, अपना दिमाग है, उससे सोचें और अच्छे फैसले करें, साथ में रहें, साथ में घूमें फिरें, साथ में खाएं पिएं और गहरी दोस्ती करें। इसी से तरक्की होती है, इसी से खुशहाली आती है और इसी से समाज में अमन कायम होता है। शुक्रिया आप सभी का, बने रहिए टीचिंग न्यूज़ के साथ।